बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की, जो लगातार भड़क रही है। इस वक्त इसे रोकने के लिए किस तरीके से कोशिश चल रही है और शांति कायम करने को लेकर भी कैसे दांव पेच चल रहे हैं, आपको सबसे पहले बताते हैं। आपको प्लाज्मा पे लिए चलते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताता है। क्या बड़ी बातें हैं रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए, क्या रणनीति, क्या कूटनीति चल रही है। फ्लोरिडा में यूक्रेनी टीम से मिलेंगे रूबियो, विटकॉफ और जेडे कोश्नर, लगातार बातचीत करेंगे और ये देखेंगे क्या क्या नई पॉलिसीज पर कैसे बातचीत की जा सकती है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर ईयू को यानी यूरोपियन यूनियन को बातचीत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब किसी भी तरीके से बातचीत की शर्तें लीक हो जाएं। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि काजा कलाश को इतिहास की सबसे खराब डिप्लोमैट बताने की कोशिश की जाएगी, और ये इसलिए भी क्योंकि लगातार उनको काम को लेकर यह शांति समझौता माना जाता है कि वो भी उससे नहीं कर पा रही, लगातार जो बातचीत है वो बीच में ही टूट जाती है। सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिलेंगे जेलेंस्की एक बार फिर से फ्रांस जाने वाले और वहां पर मैक्रो से मुलाकात करेंगे। मैक्रो से मिलकर अमेरिकी दबाव का संकेत दे रहे हैं जेलेंस्की। दरअसल जेलेंस्की को जब जब अमेरिका की तरफ से दबाव झेलना पड़ता है वो सीधे फ्रांस का रुख कर लेते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर कोई ऐसा बयान दिलवा देते हैं ताकि फिर से लगे कि शांति वार्ता विफल होने वाली है। अब मैक्रो से टिकाऊ शांति के लिए शर्तों पर चर्चा होगी। टिकाऊ यानी लगातार एक ऐसी स्टेबल चर्चा या फिर आप कह सकते हैं पीस प्रोसेस जिसको लेकर यूक्रेन को पूरी गारंटी दिए। यूक्रेन की दिक्कत यह है कि वो अपने 4 इलाके रूस को नहीं देना चाहता। अब यही बड़ी वजह है जो हम आपको बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए कैसे कूटनीतिक रण में कई तरफ से बातचीतों का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ रूस की राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे हैं कि वो इन 4 इलाकों को नहीं छोड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की जो है वो फ्रांस के कंधे पर बंदूक रखकर अब इस बातचीत के अंदर उन 4 इलाकों को वापस लेने की कोशिश करेंगे। अब एक तो बातचीत में खींचतान मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दे कि ये 30 नवंबर की रात को रूस ने यूक्रेन के 33 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया था। ज्यादातर ड्रोन रुस्तोव इलाके में मार गिराए गए। रुस्तोव वो इलाका है जो इनका सदर्न कमांड का इलाका है जहां से सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। 16 ड्रोन वहीं पर तबाह किए गए। इसके अलावा क्रोस्नोडोर में भी 7 और ड्रोन रोके गए। बेलगोरेड जो यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब है उस इलाके में भी 3 यूएवीज को तो अब नाबूद कर दिया गया। कुर्स्क में भी 1 यूएवी को नष्ट किया गया। वहीं काला सागर यानी जो कोस्टल इलाका है उस इलाके में भी पानी में 6 ड्रोन को मार गिराने की बात कही गई। यह वही इलाका है जहां पर यूक्रेन ने रूस के 2 तेल टैंकर को निशाना बनाया था और अंडर वाटर और हवा से मार करने वाले ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने समंदर में आग लगा दी थी। रूस के तेल कारोबार पर पड़ी चोट। अंडर वाटर यूक्रेनी ड्रोन का टैंकरों पर हमला। भड़की रूस यूक्रेन जंग, कैसे युद्ध होगा बंद। ये वो आग है जो राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को और भड़काएगी। यूक्रेन के 2 बेबी ड्रोन रूस के 2 ऑयल टैंकरों पर भारी पड़े। शनिवार को ब्लैक सी में यूक्रेन ने पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन से हमला किया। निशाने पर आए दोनों ऑयल टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा हैं, यानी प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग अलग देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल की ढुलाई करते हैं। हमले के समय एक ऑयल टैंकर विराट के चालक दल ने ओपन फ्रीक्वेंसी रेडियो पर मेडे कॉल किया था, जिसमें वो बार बार कह रहे थे ये विराट है, मदद चाहिए, ड्रोन हमला, मेडे मेडे मेडे। निशाने पर आए जहाजों के नाम विराट और कैरोस हैं। हमला उस वक्त हुआ जब दोनों जहाज तुर्की तट से लगभग 30 मील दूर थे। जहाजों पर गाम्बिया का झंडा था ताकि उन्हें प्रतिबंध से बचाया जा सके, जबकि इनके जरिए रूस इनसे अपने तेल की सप्लाई दूसरे देशों को करता है। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक कैरोस में इंजन रूम में आग लगी और जहाज में पानी भरने लगा, जबकि विराट को स्टारबोर्ड साइड पर नुकसान पहुंचा। दोनों जहाजों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और उनसे काम लेना मुश्किल है।
हालांकि रूसी नागरिकों समेत विराट के 20 और कैरोस के चालक दल के 25 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार ये जहाज लगभग $70 मिलियन कीमत के तेल की ढुलाई कर रहे थे। 2022 से शैडो फ्लीट की मदद से रूस ने $100 बिलियन से अधिक कमाए हैं। ये टैंकर भारत और चीन जैसे देशों को तेल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमले से रूस का काला सागर से तेल निर्यात प्रभावित हुआ, जो कुल निर्यात का 20 से 25% है। बीते कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस की तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। उसका मानना है कि इस कारोबार से मिल रहा पैसा रूस युद्ध में लग रहा है। इसी के तहत बीती रात भी यूक्रेन ने रूस के कुबान में एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इसके 24 घंटे पर रूस ने कीव पर सबसे भयानक हमला किया। मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमलों के बाद कीव के आधे से ज्यादा इलाकों में अब भी बिजली नहीं है। भीषण ठंड के बीच इन घरों की हीटिंग का कोई इंतजाम नहीं है। रूस के हमलों से सबसे ज्यादा तबाही डोनेस्क इलाके में मची है। यहाँ का रोडिंस्क इलाका किसी भूतिया शहर जैसा दिखता है। वो इलाका जहाँ कभी 10,000 लोगों की मौजूदगी थी, अब तबाही की दास्तान कह रहा है। रूसी हमलों से भारी नुकसान के बावजूद यूक्रेन जंग में बना हुआ है। डीप स्टेट के अनुसार 37वीं मरीन ब्रिगेड के यूक्रेनी सैनिकों ने निप्रोपेट्रोव्स्क जिले के इवानिवका गांव को खाली करा लिया है, जहां यूक्रेनी पलटवार में 53 रूसी सैनिक मारे गए और 19 को कैदी बना लिया गया। रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन का इस्तेमाल किस हद तक हो सकता है, इसे पूरी दुनिया ने देखा है। तमाम मिसाइलों के बावजूद रूस ने भी अपने ड्रोन की ताकत दिखाई है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस वीडियो में रूसी ड्रोन यूक्रेन के यूएवी हमले को चकमा देता दिख रहा है। उसने टोह लेने के अपने मिशन को पूरा किया। उसमें लगे कैमरे से रूस ने क्रास्नी लिमन के पास यूक्रेनी पोस्ट का पता लगाया और फिर तोपखाने से उन पर बमबारी की गई। रूस यूक्रेन में ये जंग उस समय और भड़क रही है जब यूक्रेन का एक दल बातचीत के लिए अमेरिका पहुंच रहा है। वहीं ट्रंप के दूत विटकॉफ मॉस्को में पुतिन से मिलने वाले हैं। जंग के शोले शांति की कोशिशों को कहीं नाकाम न कर दें। आज तक ब्यूरो।